नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पीटीटी 2021 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो दोस्तों फॉर्म फिलअप कर लेना। और साथ ही में दोस्तों पीटीटी ने ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट भी रिलीज कर दी है। 16 मई 2021 को पीटीटी की एग्ज़ाम लगने वाली है। तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और इसी के साथ में आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ, पीटीटी 2020 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। काफ़ी छात्र ऐसे थे जिनको अच्छे नंबर होने के बाद में भी कॉलेज नहीं मिली थी। तो इस बार दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है। तो इसलिए आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली रात को 8 बजे पीटीटी की लाइव क्लासेस दोस्तों आ जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। दोस्तों मैं बता देता हूँ, पीटीटी में 600 नंबर का पेपर होता है और 600 नंबर में 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों सब्जेक्टों के 150-50 नंबर वहाँ पे आपके होते हैं। मतलब रीजनिंग का आज हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं और रीजनिंग दोस्तों 150 नंबर की पीटीटी में पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं आज के वीडियो में रीजनिंग के मॉडल पेपर में बताने वाला हूं कि रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पैटर्न रहता है रीजनिंग का। और जो बार बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों जरूर बने रहना, आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, आज हम पीटीटी मॉडल पेपर फर्स्ट है आज का हमारा। और इसमें हम रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। देखो, नीचे दिए गए घन की दोनों स्थितियों में फलक सार की विपरीत कौन सी संख्या है। जब भी दोस्तों आपको डाई से संबंधित क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, उसमें दोनों में एक कॉमन संख्या देखनी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4, देखो यहाँ पे कॉमन है और इसमें भी 4 है। तो मतलब यहाँ पे कॉमन क्या रह गया, यहाँ पे कॉमन हुआ 4। आपको क्या करना है, 4 वहाँ पे लिखना है। उसके बाद में देखो 4 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 को लिख लेना है। उसके बाद में 2 आ रही है। इसी प्रकार दूसरे डाइस की बात करते हैं। दूसरी डाइस में सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद में 5 आ जाएगा और उसके बाद में 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है। इतना सा काम तो आप दोस्तों कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों पीटीटी में, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। तो देखो यहाँ पे 4 के विपरीत संख्या बतानी है आपको। तो देखो आपको 4 के विपरीत संख्या यहाँ पे 4 दी हुई है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगी। 4 के विपरीत दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगी। क्यों होगी 6? क्योंकि 2 के विपरीत यहाँ पे 1 है, 3 के विपरीत यहाँ पे 5 है। तो बची हुई संख्या 4 के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे बची हुई संख्या दोस्तों 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में अगला अंक कौन सा होगा। दोस्तों सीरीज से भी आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सीरीज के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है, उनमें रिलेशन देखना है आपको। देखो यहाँ पे 3 और 6 के बीच में रिलेशन क्या हुआ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 6 आता है। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आया, 6 आया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 6 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 को 9 किस प्रकार से करते हैं, 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। देखो 18 में 2 का भाग लगाते हैं तो 9 आता है, आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों 9 से 18 मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो 18 से 54 मतलब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें 1/2 का भाग लगा दिया। मतलब उसमें हमने 1/2 से गुणा कर दिया। उसके बाद में दोस्तों फिर से हमारी वही सीरीज बन रही है, 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम 3 का भाग लगा देंगे। तो दोस्तों 54 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, जो कि आगे दिया हुआ है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारी नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे चलने वाली है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 54 आ गया। अब 54 में क्या कर रहे हैं हम, 54 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोस्तों 3 से। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आएगा। अब 162 को आगे क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों 162 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, लगभग दोस्तों 162 में देखो भाग लगाते हैं हम 2 का। देखो दोस्तों भाग लगाने पे कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। और यहाँ पे 81 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 81 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखना है और क्वेश्चन करके आना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके ब्लड रिलेशन से।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए तो आपको दो चीज़ इसमें पता रहनी चाहिए कि आपको क्या क्या डिनोट करना है। फादर को डिनोट करना है आपको इस वाले कोष्टक के द्वारा, मतलब दोस्तों पुरुष को आपको डिनोट करना है इस वाले कोष्टक के द्वारा, और फीमेल को आपको डिनोट करना है गोल कोष्टक के द्वारा। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्यू की माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है। अब देखो क्यू की माँ देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्यू की बात करते हैं, और क्यू के बाद में ये इसके फादर हो गए, और इसकी पत्नी मतलब क्यू की माँ हो गई। ठीक है, ये क्या है, पी की बहन है दोस्तों। देखो ये पी की बहन है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, तथा एम की बेटी है। देखो दोस्तों, क्यू की माँ पी की बहन है तथा एम की बेटी है, मतलब एम क्या होगा, या तो इसके पिताजी होंगे या इसकी क्या होगी, माता होगी। अब देखो दोस्तों, एस पी की बेटी तथा टी की बहन है। पी की बेटी है दोस्तों एस, ठीक है, और क्या है, टी की क्या है, बहन है। इतना समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे एम एम है, तो एम का टी से क्या संबंध है, दो दोस्तों यहाँ पे एम या तो टी की दादी रहेगी या टी का दादा रहने वाला है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर कर देना और लाइक करना ना भूले। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वाइज को क्या लिख रहे हैं हम, ZLVH लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमारे इसमें किस क्वेश्चन में हमको रिलेशन देखना है कि वाइज को ZLVH किस प्रकार से लिखा गया है। आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि W के 3 जोड़ने पे Z आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार I में 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है, L आ रहा है, और S में 3 जोड़ने पे V आ रहा है दोस्तों, और ई में क्या है, 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो इसी प्रकार मिल्क में देखो दोस्तों, मिल्क की बात करते हैं। अब मिल्क में भी हम प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 3 3 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे एम में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। आई में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा। एल में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि PLO से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है क्या। जी हाँ दोस्तों, PLO से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों आपको PTT में टाइम का भी ध्यान रखना है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, CASE का कोड है 5231, CHAIR का कोड है 58206, और TEACH का कोड क्या दिया हुआ है, 71258 दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 586037 प्रदर्शित करता है, मतलब यहाँ पे ये कोड किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इनका कोड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सी का कोड कितना है, सी का कोड है यहाँ पे 5। उसके बाद में ए का कोड कितना है, ए का कोड है यहाँ पे 2। उसके बाद में दिया हुआ है एस का कोड क्या है, 3। और उसके बाद में ई का कोड क्या है, ई का कोड है 1। देखो यहाँ पे 5 किसका कोड है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 586037। तो इसी प्रकार आपको कोड मैच करने हैं। यहाँ पे 5 किसका कोड है दोस्तों, सी का 5 कोड है। 8 किसका कोड है, देखो दोस्तों 8 किसका कोड है, एच का कोड है 8। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो एच का कोड कितना है, 8 है। ठीक है दोस्तों, ये 8 है। इसके बाद में देखना है आपको 6 किसका कोड है, तो देखो 6 किसका कोड है दोस्तों, आर का कोड है 6। इसके बाद में देखना है आपको 0 किसका कोड है, देखो 0 किसका कोड है, आई का कोड है। इसके बाद में 3 किसका कोड है, 3 दोस्तों एस का कोड है। अब आपको देखना है ऑप्शन में कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में CHRIS से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही स्टार्ट हो रहा है CHRIST से, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक अक्षर में कुछ न कुछ अक्षर छोड़ दिए गए हैं और उसे 4 विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो प्रत्येक के लिए सही विकल्प आपको ज्ञात करना है। तो इसमें दोस्तों रिक्त स्थान दिए हुए हैं, और जो भी रिक्त स्थान है वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट देखने हैं और अल्फ़ाबेट वहाँ पे आपको पुट करने हैं। जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो क्वेश्चन में,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस आपकी को इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट गिन लेने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब यहाँ पे 16 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो 16 के आपको टुकड़े करने हैं। किस प्रकार से टुकड़े कर सकते हो आप, 4 × 4 टुकड़े कर सकते हो। और ऑप्शन में भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब और चारों ऑप्शन में ABCA BBCC BACC ABAC, मतलब 4 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं दोस्तों। तो मतलब आपको 4 इसके टुकड़े करने हैं। इतना तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलो 4 इसके टुकड़े कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टुकड़ा कर लिया इसका CB रिक्त स्थान C। सेकंड करते हैं इसका यहाँ पे दोस्तों, देखो ठीक से दिखेगा नहीं आपको, मैं इसे समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। देखो CB रिक्त स्थान दिया हुआ है और C, ठीक है, एक टुकड़ा तो आपका ये हो गया। उसके बाद में देखो C और रिक्त स्थान AC, ठीक है, 2 टुकड़ा हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो CB और A और रिक्त स्थान, ठीक है, और लास्ट का क्या हो जाएगा CB और कोष्ट रिक्त स्थान और C। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आपको इसमें देखो दिख रहा होगा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है C से, और लास्ट में क्या आ रहा है C आ रहा है। इसमें भी स्टार्टिंग C से हो रही है और लास्ट में C आ रहा है। इसमें भी स्टार्टिंग C से हो रही है और लास्ट में क्या आएगा, C आएगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, C पुट करना है। देखो मैं यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ, इसमें हमको C पुट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो CB 2 नंबर पे B आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 नंबर पे B आएगा। इसके बाद में देखो 3 नंबर पे B आ रहा है और 4 नंबर पे भी B आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है रिक्त स्थान। अब हम आगे वाले में चेक करेंगे, आगे वाले में दिया हुआ है A, इसके बाद में भी A दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे भी A आएगा। तो देखो हमने क्या क्या यहाँ पे अल्फ़ाबेट भरे हैं। सबसे पहले हमने भरा A, उसके बाद में भरा B, उसके बाद में भरा C और उसके बाद में भरा A। कौन से ऑप्शन में आपको ये चारों दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर क्यों ऑप्शन नंबर B में चारों ये अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है आपको, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है विनोद अपने मकान से रोज सुबह दौड़ने जाता है, वह 200 मीटर उत्तर और फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, उसे अपने घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, विनोद जा रहा है अपने मकान से रोज सुबह दौड़ने, तो वह 200 मीटर उत्तर जा रहा है, ठीक है। तो 200 मीटर चलो विनोद को उत्तर हम भेज देते हैं। उत्तर डायरेक्शन ये होती है, आपको पता होगा। फिर के बाद में क्या कर रहा है, फिर वह 200 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है। देखो यहाँ से पूर्व दिशा में इस तरह पूर्व दिशा हो जाएगी और 200 मीटर चला जाएगा। तो इसे अब घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में आना होगा, दोस्तों उसका घर है, देखो ये उसका घर है, ठीक है। तो इसे किस दिशा में आना होगा, उसे इस दिशा में आना होगा। तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी दिशा हो गई। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दक्षिणी पश्चिमी दिशा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दक्षिणी पश्चिम दिशा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक दोस्तों निम्नलिखित में से प्रत्येक एक 3 अन्य से भिन्न है। तो आपको ज्ञात करना है, इसमें 3 एक जैसे दिए हुए हैं और एक किसी तीनों से अलग दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गाजर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मूली, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आलू और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है गोभी। चारों में हमें देखना है कि किस प्रकार से चारों एक दूसरे से संबंधित है। आपको पता होगा दोस्तों, गाजर मूली और आलू तीनों क्या रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, ठीक है, जमीन के नीचे रहते हैं। जमीन के नीचे इनकी जड़ें होती हैं और जमीन के नीचे ही ये उगते हैं। अब देखो गोभी जो कि ज़मीन के ऊपर लगती है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चंद्रमा, ऑप्शन बी दिया हुआ है बुध, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्लूटो और ऑप्शन डी दिया हुआ है बृहस्पति। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। किस प्रकार से होगा, क्योंकि
चंद्रमा, बुध और बृहस्पति तीनों क्या है, ग्रह है, आपको पता होगा। और प्लूटो यहाँ पे ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है बड़ा, बी ऑप्शन है तेज, सी ऑप्शन है ऊंचा और फोर्थ ऑप्शन है लंबा। इसका तो आपको इजीली पता हो चल गया होगा यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज। क्यों होगा तेज आंसर इसका? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए में बड़ा दिया हुआ है, सी में ऊंचा दिया हुआ है और डी में लंबा दिया हुआ है। ये तीनों दे रखे हैं किसी वस्तु की स्थिति के बारे में। और ऑप्शन बी दिया हुआ है गति के बारे में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं आपको करना है, सौरभ क्या है, नीरज से क्या है, बड़ा है। ठीक है, सौरभ को मैं डिनोट कर रहा हूँ एस से और नीरज को कर रहा हूँ मैं एन से। ठीक है, अब क्या है, लेकिन विनोद से छोटा है। तो विनोद यहाँ पे सौरभ से भी बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मनु विनोद से बड़ा है। मनु क्या है दोस्तों, विनोद से भी क्या है, बड़ा है, लेकिन शिव से छोटा है। मनु क्या है, शिव से छोटा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे इस वी के नीचे मैंने क्या लिखा है, एस लिखा है। तो यहाँ पे मैं एस लिख दूंगा और एस के नीचे क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहाँ पे ये है ना, शिव है, शिव, क्योंकि दो हमारे पास एस हो चुके थे यहाँ पे। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा हो जाएगा शिव। शिव ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है ताकि आपको इजीली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सको। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है और इसमें लास्ट आकृति आपको पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि इसमें ये वाली आकृति ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पे रहने वाली है। अब देखो रिलेशन आपको देखना है इसमें कि फर्स्ट वाली आकृति का रिलेशन सेकंड वाली आकृति से है। किस प्रकार से है दोस्तों, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये आकृति है, उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है और ये लाइन है जो कि अगले वाले आकृति में यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये लाइन जुड़ रही है। देखो दोस्तों, इसी प्रकार जो यहाँ पे ये लाइन है ना, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन है ना, ये लाइन जोड़ रहे हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये लाइन है ना, ये ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार देखो इस वाली आकृति में दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है दोस्तों, और ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको कहाँ पे जोड़ेंगे हम, यहाँ पे जोड़ेंगे। इसी प्रकार देखो दोस्तों, ये वाली लाइन है ना, इसको जोड़ेंगे हम उठा के यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाली आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये वाली आकृति देखना है ऑप्शन में, किस ऑप्शन में दी हुई है ये वाली आकृति। देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में चेक करना है रिलेशन और उसके बाद में आपको आंसर करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी फिर से आकृति का पूछा गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, दो वर्ग दिए हुए हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, दो वर्ग दिए हुए हैं। और वर्ग को आपको पता होगा कि वर्ग यहाँ पे देखो, चार वर्ग में चार भुजाएं होती है और चारों भुजाएं आपस में समान होती है। तो चारों भुजाएं के लिए इसने क्या किया है, चार लाइन यहाँ पे खींची है। तो इसी प्रकार त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा होती है। तो तीन भुजा के लिए तीन लाइन आपको बनानी है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन 16 तक रिक्त श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, ये है रिक्त श्रृंखला दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, एक का रिलेशन है दोस्तों इसे, किस प्रकार से है कि एक के बाद में, देखो दोस्तों सबसे पहले देख लेना कि यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, स्वर दिए हुए हैं। देखो ए ई आई और उसके बाद में क्या आएगा, ओ आएगा। लेकिन हम नहीं बता सकते दोस्तों कि इसके बाद में ओ आएगा या एन आएगा या एम आएगा या पी आएगा। तो यहाँ पे तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएगा। अब देखते हैं एक के बाद में ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो एक के +4 करने पे ई आता है हमारे पास। इसी प्रकार आई के +4 करने पे क्या आएगा दोस्तों, तो आई आपको पता होगा 9 नंबर पे आता है। तो 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 किसका यहाँ पे कोड है, एम का 13 कोड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पे एम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। देखो इसमें ए बी सी का रिलेशन दिया हुआ है जेड वाई एक्स से। और आपको दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। इसमें दोस्तों आपको पता होगा ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है। बी का रिवर्स क्या होता है, वाई होता है। और सी का रिवर्स क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। तो यहाँ पे सी का रिवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, ए का रिवर्स हो जाएगा जेड। देखो एक्स वाई जेड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में एक्स वाई जेड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये क्वेश्चन नंबर 16 है घड़ी और समय दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। उसी प्रकार लैंप का इन चारों ऑप्शनों में से किससे रिलेशन होता है। आपको पता है कि घड़ी में समय है जो कि घड़ी से ही हम देखते हैं। तो प्रकाश है दोस्तों, देखो प्रकाश है जो कि हम लैंप से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है दीपक रवि का भाई है। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और मैंने पिछले वाली क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन को करना है हमें, दीपक रवि का भाई है और रेखा अतुल की बहन है। ठीक है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दीपक है जो कि रवि का भाई है। दीपक को मैं डिनोट कर रहा हूँ डी से और रवि को डिनोट कर रहा हूँ मैं आर से। और मेल है दोनों, तो मेल को हम कोष्ठक के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, और भाई के लिए दोनों इस प्रकार से हो जाएंगे। दोस्तों भाई के लिए क्या हो जाएंगे, दोनों इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, दीपक रवि का भाई है। ठीक है, और रेखा अतुल की बहन है। रवि रेखा का पुत्र है, रवि है जो किया है रेखा का पुत्र है। ठीक है, ये हो गई रवि की माँ। ठीक है दोस्तों, रेखा का क्या है, पुत्र है। और रेखा क्या है, अतुल की बहन है। ठीक है, अतुल है और अतुल की बहन क्या है, रेखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है। देखो दोस्तों दीपक और रेखा, मतलब दीपक क्या है, रेखा का पुत्र है। देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दीपक क्या है, रेखा का पुत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है नॉर्मल। दोस्तों इसमें रीजनिंग में नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन मैथ के भी पूछे जाते हैं और हमने 1-2 क्वेश्चन इसमें मैथ के भी जोड़े हैं। देखो ये क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी और डी की औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। ई के जुड़ने से सभी पांचों की औसत आयु क्या है, 49 वर्ष हो गई है। तो ई की आपको आयु कितने वर्ष है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन है और 5 वर्ष पूर्व की बात की हुई है। तो दोस्तों 4 यहाँ पे क्या है, 4 ए बी सी डी, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 से। ठीक है, किस प्रकार से एवरेज का क्वेश्चन करते हैं, 4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। अब बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व की, तो चारों 5 वर्ष पूर्व है की बात है, चारों की एज 5 वर्ष पूर्व की दी हुई है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगी, इन चारों की एज मतलब ये 20 साल वर्तमान में बड़े हैं। तो ये हो गई दोस्तों 200। अब देखो दोस्तों ई के जुड़ने से सभी पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो गई। मतलब ई के जुड़ने से 5 हो गए और पांचों की औसत आयु कितनी हो गई, 49 हो गई। मतलब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 4 24। पहले औसत आयु कितनी थी, 200 थी, वर्तमान में कितनी हो गई, 245 हो गई। किसके जुड़ने से हुई, ई के जुड़ने से हुई। मतलब 45 यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे ई की कितनी आयु हो जाएगी, 45 यहाँ पे ई की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया हुआ है 45। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज में औसत आयु दे रखी होगी, औसत आयु में
यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे सदस्य दिए हुए हैं, ये मान लेते हैं ABCD 4 सदस्य हैं, ठीक है। और 4 सदस्य को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, जिससे कि इनकी चारों की एज यहाँ पे टोटल आ जाएगी। यहाँ पे देखो 180 इन चारों की एज हो जाएगी। अब ये बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व की, तो अभी वर्तमान के लिए एक एक बंदे की यहाँ पे कितनी एज है, जिस एज से हम 5 साल बढ़ा देंगे। तो देखो 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों 20 आ गया है, ठीक है। तो 180 में 20 यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं तो 200 आ गए, ठीक है। अब देखो ई जुड़ा है यहाँ पे, तो मतलब 5 यहाँ पे सदस्य हो गए, और 5 सदस्यों की यहाँ पे एवरेज कितनी एज है, 49 है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया था 245 आया, और 245 मतलब यहाँ पे ई की कितनी एज होगी, 45 एज होगी, तभी यहाँ पे 245 आया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है एक स्कूटर और मोपेड का मूल्य 9:5 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड से 6800 रुपये अधिक है तो स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन प्रकार से करते हैं। सबसे पहले स्कूटर को मैंने एस से डोनेट किया और मोपेड को मैंने एम से डोनेट किया। अब देखो 9 है तो 9 के साथ मैं लगा लूँगा अक्स, ठीक है। इसी प्रकार 5 के साथ में मैं अक्स लगा लूँगा। अब देखो किस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड से 6800 अधिक है, मतलब स्कूटर और मोपेड का डिफरेंस कितना है, 6800 रुपये है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9x में से 5x जाएगा तो 4x इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो 4x के इक्वल कितना है, 6800 है, तो x के इक्वल कितना हो जाएगा, 6800 में मैंने 4 का डिवाइड किया है। 4 का डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1700 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या पूछा है, स्कूटर का मूल्य पूछा है, तो मतलब स्कूटर का मूल्य कितना है, 9x है, तो 9x में हम x की वैल्यू 1700 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 15300, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/7 है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर है। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 7 है। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है इस वाले फॉर्मूले में। देखो पुट करते हैं तो 3 प्लस बी की वैल्यू 4 प्लस सी की वैल्यू 7 अपॉन 7, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14/7 इक्वल कितना आता है, 2 आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन हमने बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।